जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है, तो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से जाकर आपको कंप्लीट वीडियो को देख लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया जाता है। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको मिलान करना है। नाभिकीय यानी परमाणु ऊर्जा घर दिया गया है और आपको मिलान करना कि कौन सा राज्य में स्थित है। नरौरा, कैगा, काकरापर, कुडनकुलम, इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो टोटल आपको कितना याद रखना है? 6। जो टोटल 6 आपको याद रखना है। यहाँ पे इधर देखिए उत्तर प्रदेश में है नरौरा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? रावत भाटा, जो राजस्थान में स्थित है। उसके जस्ट यहाँ पे नीचे यानी गुजरात के पास काकरापर, उसके बाद नीचे महाराष्ट्र में तो हो जाएगा तारापुर। यानी पहला परमाणु ऊर्जा घर कौन सा था? तारापुर, और अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। यानी शुरू 1972 में इसका स्थापना किया गया था, लेकिन इससे पहले कुछ जो उसका मतलब जो जैसे पार्ट में बांटा होता है, तो कुछ जो था 1969 में ही चालू हो गया था। और हम बोल सकते हैं कैगा, कैसे कर्नाटक में स्थित है। कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और कैगा जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक। तो एक बार फिर से रिवीजन करिए। नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावत भट्टा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। तो यहाँ पे मिलान करना है। नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, यानी C का 1। कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, यानी A का 2। तमिलनाडु में कौन सा स्थित है? कुडनकुलम और कलपक्कम। तो यहाँ तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? कुडनकुलम। गुजरात में काकरापार। तो यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा A का 2। इसको मिलान करने के लिए क्या करना होता है कि अगर आपको इसमें से 1-2 भी मालूम है, तो आपको सबसे पहले उसको मिलाना है। उसको मिलाने के बाद मान लीजिए कि हमको मालूम है कि जो कैगा कर्नाटक में स्थित है, तो अब देखेंगे कि जो A का और 2 है कहाँ है। तो A का 2 ऑप्शन नंबर A में है और D में है, बाकी C और D में नहीं। तो यानी C और D नहीं आंसर होगा, B और C नहीं आंसर होगा, A और D आंसर हो सकता है। बाकी B का 4 दोनों में दिया, इसका कहने का मतलब B का 4 होगा ही। तमिलनाडु में कौन सा स्थित है? कुडनकुलम। तो B का 4 हो गया। यहाँ पे आप एक और मिला लीजिए, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी नरौरा, यानी C का 1। तो C का 1 देखिए ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन नंबर A मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको मिलाना है, इसको मिलान करना है। तो कॉलम 1 है कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बुक्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी, पेंच नेशनल, ये आपको मिलान करना है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, यानी A का हो जाएगा 4। और आपको मालूम है कि माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, और अरावली पर्वत पे स्थित है माउंट आबू। यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट आबू। तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C का 1। जो भी आपको मालूम है उसको सबसे पहले मिलाना है और देखना है कि कौन कौन ऑप्शन हो सकता है। मान लीजिए कि माउंट आबू मालूम है हमको कि राजस्थान में, तो C का 1। तब देखेंगे कि C का 1 कौन कौन सा ऑप्शन में है। तो A में दिया गया C का 1 और C में C का 1, बाकी यानी कहने का मतलब B और D नहीं होगा। तो B और D नहीं होगा, और बाकी बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, यानी A का 4। तो A का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर A में। B में भी है, लेकिन यहाँ पे B ऑलरेडी पहले काट चुके हैं, क्योंकि C का 1 होगा, तो यहाँ पे C का 2 दिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप मिला सकते हैं बुक्का टाइगर रिजर्व। तो बुक्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पेंच जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो क्या हो जाएगा? यानी D का 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, यानी ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आया था, और ये कब हुआ था? 1965-66, यानी 1965-66 में हरित क्रांति
भारत में शुरू किया गया था। और भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो प्रश्न आपसे पूछेगा हरित क्रांति के जनक, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। और पूरा सिर्फ पूछेगा हरित क्रांति के जनक, इसका कहने का मतलब विश्व में पूछ रहा है, या पूछेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति जो शब्द है किसके दिमाग का उपज था, यानी किसके दिमाग का उपज था? तो नॉर्मन बोरलॉग। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यानी A का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, A का 1 हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन, इसको हम बोलते हैं श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन, मत्स्य कहाँ उत्पादन होता है? पानी में। और पानी कैसा होता है? ब्लू, यानी हम ये कह सकते हैं नीला, यानी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। और उर्वरक क्रांति यानी भूरी क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A का 1, यानी A का 1 ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है। यानी आप ये भी मिला सकते हैं एक ऑप्शन से कि यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से। और ये हरित क्रांति शुरू कहाँ से होता है? शामली, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगें चल सकती है। तो ध्वनि तरंगें चल सकती है। तरंग दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्घ्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ पे हम अनु लिख देते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, और एक है अनु और प्रस्थ तरंग लिख देते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग को बोलते हैं यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग कहने का मतलब मैकेनिकल तरंग। और एक है अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग, यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं अयांत्रिक तरंग। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हैंड से लिखने में सही से नहीं लिखा था। तरंग दो प्रकार के, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग को बोलते हैं यांत्रिक तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को बोलते हैं अयांत्रिक तरंग। अनुदैर्घ्य, धा से ध्वनि और अनुदैर्घ्य, याद रखें, धा से ध्वनि और अनुदैर्घ्य तरंग। यानी अनुदैर्घ्य तरंग का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। और अनुप्रस्थ में क्या लेंगे? प्रकाश। अनुप्रस्थ में क्या लेंगे? प्रकाश। प्रकाश क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ पे पूछा ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, तो किसी भी, यानी जो यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग को क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। माध्यम कहने का मतलब या तो ठोस हो, या तो द्रव हो, या तो गैस हो। निर्वात कहने का मतलब क्या होता है? वहाँ वायुमंडल नहीं है। या निर्वात कहने का मतलब क्या है? वायुमंडल नहीं है, यानी हवा नहीं है। इसका कहने का मतलब वो माध्यम नहीं है। तो निर्वात में क्या होता है? ध्वनि नहीं चलता। जहाँ वायुमंडल नहीं रहेगा वहाँ ध्वनि नहीं चलेगा। तो यांत्रिक मतलब क्या हुआ? कि माध्यम की आवश्यकता होता है, या तो ठोस हो, या तो द्रव हो, या तो गैस हो। तो आप समझ गए होंगे। और जो अनुदैर्घ्य तरंग है ये कैसे चलता है? तो जो अनुदैर्घ्य तरंग है ये इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है। और जो अनुप्रस्थ तरंग है सीधे चलता है। इसलिए प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, या तो अयांत्रिक तरंग ऑप्शन में दे सकता है। प्रकाश तरंग है क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। यानी अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? सीधा चलता है। तो अनुप्रस्थ तरंग सीधा चलता है। आप कभी देखें प्रकाश, यानी अगर आप टॉर्च लेकर सामने जलाइएगा तो ऐसा है कि लाइट पीछे चला जाता है? नहीं, यानी ये सीधा चलता है प्रकाश। तो यहाँ पे पूछा गया कि ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, तो हम आपको क्या बोले? ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि तरंग चलती है। तो कहाँ नहीं चलेगी? निर्वात में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और अनुदैर्घ्य तरंग किस तरह से चलता है? अनुदैर्घ्य तरंग इस तरह से। और इसको बोलते हैं गर्त, यानी गर्त में जाता है, गड्ढा जिसको होता है। और इसको बोलते हैं ऊपर वाला को श्रृंग। यानी दो श्रृंग, यहाँ पे ए ऊपर वाला क्या? दोनों श्रृंग है। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यानी लैम्डा से इसको सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना, इसको क्या करना है? इसको सुमेलित करना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हम मिलान करते हैं इसको। एड्रेनिल, यानी एड्रेनिल हार्मोन को क्या बोलते हैं? एड्रेनिल, इसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि भी, या एड्रेनिल भी बोलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि यानी जिसको बोलते हैं लाड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एड्रेनिल या अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनिल।
तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए का 1 यानी गुस्सा या डर। इंसुलिन, इंसुलिन क्या काम करता है, तो ग्लूकोज को मात्रा क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी इंसुलिन के कमी हो गया तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। और ये क्या करता है, तो ग्लूकोज को मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी का 4। तो आप एक ऑप्शन से भी मिला सकते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है, यानी सी का 4 और एड्रेनिल यानी ए का 1। और एस्ट्रोजन क्या है, तो यह एक फीमेल हार्मोन है। और ये कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको कमेंट करके बताना है जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ से स्रावित होता है। तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जो क्या है एक फीमेल हार्मोन है। और पीयूष ग्रंथि से एक स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, जो क्या है मेल हार्मोन है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का 3 नंबर। तो आप इसको मिलान करिए, ए का 1 यानी ए का 1 बी और सी में है, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी नहीं होगा। बी का 3, तो बी का 3 यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, बी का 3 दोनों ऑप्शन में। तो नेक्स्ट ऑप्शन मिलाइए सी का 4, यानी सी का 4 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी का 2 नंबर, साथ ही आकर्षित करना गंध संग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक जो कार्बन क्रेडिट समतुल्य है कितना, 1 टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। 1 टन को हम क्या बोलते हैं, 1000 kg, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 1 टन। तो 1 टन कितना को बोलते हैं, 1000 kg को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बाहित मल। जैव का मतलब क्या होता है, यानी सजीव। जैव का मतलब क्या होता है, सजीव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाहित मल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। तो पीतल, पिताजी इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, इस तरह से पिताजी। तो पी से पीतल हो गया, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी तांबा और जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक को हम जस्ता भी बोलते हैं, तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस कहने का मतलब है कि आदर्श गैस जिसको हम बोलते हैं, या अक्रिय गैस भी बोला जाता है, या इनर्ट गैस या नोबल गैस भी बोला जाता है। और इसे कहाँ रखा गया, वर्ग 18 में, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 17 और वर्ग 18। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल से एक वीडियो संबंधित होगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। स्पेशल टॉपिक में जाना, चैनल के प्लेलिस्ट वहाँ से एक वीडियो है, उसको जाकर देख लीजिए, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्ग 18 में इसको रखा गया है। इसको बोलते हैं अक्रिय गैस, नोबेल गैस, आदर्श गैस। और इसमें कौन कौन शामिल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टो, जेडॉन, रेडॉन। तो यहाँ पे फ्रीऑन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एफी यानी लोहा। तो क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। क्रमशः कहने का मतलब ए लाइन से, यानी क्लोरोफिल में आ गए तो मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में एफी। तो पहले क्या हो, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। और हीमोग्लोबिन में क्या है, एफी, यानी ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम और एफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, वैक्यूरेल, क्यूरी या वेबर या गॉस। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूरेल। अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई के बारे में पूछा गया है, रेडियो एक्टिविटी। तो इसका खोज किसने किया था, हेनरी बैक्यूरेल, इसी के नाम पे पड़ गया बैक्यूरेल। तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ पूछता, मात्रक पूछा जाता रेडियो एक्टिविटी का, तो वैक्यूरेल और क्यूरी दोनों होता है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा। लेकिन यहाँ पे पूछा अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई मात्रक पूछा गया, तो एसआई मात्रक क्या है, वैक्यूरेल, क्योंकि इसके द्वारा खोजा गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है, वह कौन सा है।
गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता हुआ कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र एक होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट प्रश्न से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।